नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में इस समय उपस्थित हूं और हम लोग इस समय 2024 का जो चुनाव चल रहा है उस पे कुछ वार्ताएं करेंगे, सुनेंगे भी। वर्तमान सरकार की जो उपलब्धियां आ रही हैं उस पे हम बात करेंगे इनसे। तो सर, आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि तो अभी फिलहाल तो आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर चतुरानंद ओझा, यहाँ समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में और एक सबको निःशुल्क समान और कहा जाए कि एक समतामूलक समाज शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए, मुफ्त शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और वर्तमान में जो कॉर्पोरेट परस्त शिक्षा प्रणाली है, जो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक शिक्षा प्रणाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानी जाती है, जिसको इन्होंने लागू किया हुआ है, लागू किए हुए भी कुछ समय बीत चुके हैं और उसके बाद शिक्षा की जो दुर्दशा है उसको हम देख रहे हैं। उस संगठन के वो समान शिक्षा आंदोलन संगठन का मैं सह संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश का, और उसकी हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो शिक्षा नीति की बात आपने किया है, किनके द्वारा लागू किया गया है? ये वर्तमान बीजेपी सरकार, जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, जिसको मोदी जी कहते हैं कि मैंने लागू किया, ये उनके द्वारा ही लागू किया गया है। और ये कहा जाए कि इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कारपोरेट परस्त नीतियां रही हैं, जो हमारे देश की विविधता को खत्म कर देना चाहती हैं, जो हमारे यहाँ शिक्षा और ज्ञान की जो परंपरा है उसको खत्म कर देना चाहती हैं, और एक गुलाम दास प्रवृत्ति के लोगों को पैदा करना चाहती हैं, जिनके पास सिर्फ सूचनाएं हों और विचार न हों, और जो विचार हों भी वह सांप्रदायिक और अलोकतांत्रिक और पिछड़े मूल्यों, जातिवादी और अंधविश्वास की चेतना से जुड़े हुए हों। ऐसी व्यवस्था हमको दी जाए जिससे कि हम पिछड़े बने रहें। ऐसी व्यवस्था को लागू करने वाली ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसने प्रदेश सरकारों से भी कोई सम्मति नहीं ली है। उसके संदर्भ में जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, जो सामाजिक राजनीतिक सक्रिय लोग रहे हैं, किसी की राय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और मनमाने तरीके से कोई डिबेट उन्होंने उस पर आयोजित नहीं किया और मनमाने तरीके से उसको लागू कर दिया। और आज परिणाम यह है कि सारी संस्थाएं, लगभग निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, वो शिक्षक विहीन तरीके से चल रही हैं। वहाँ परीक्षाएं जो हैं, वो परीक्षाएं पता नहीं कौन लेता है, पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ परीक्षाएं होती हैं। वो परीक्षाएं भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव होती हैं, जिसमें एक पैराग्राफ भी बच्चों को BA स्तर पर 4 साल का स्नातक का कोर्स है, उसमें नहीं लिखना होता है उनको। वो सिर्फ जो है वो टिक लगाते हैं और कंप्यूटर से वो गोला बनाया जाता है और कापियां जांच जाती हैं। तो पढ़ाने के लिए उसमें अध्यापक नहीं है, कापी जांचने के लिए अध्यापक नहीं है। छात्र को एक पैराग्राफ BA के 4 साल के कोर्स में लिखने तक कि उसको का काम उसको नहीं दिया जाता है उस परीक्षा में, उसकी कापियां नहीं जांची जाती हैं उस तरह से किसी परीक्षकों द्वारा। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने लागू किया है, जिसके वजह से परिणाम यह है कि सारे पढ़े लिखे या संपत्तिशाली वर्ग के और शासक वर्ग के लोगों के जो बेटे हैं वो विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। लगभग 13 लाख बच्चे सुनने में आ रहा है कि विदेशों में पढ़ रहे हैं इस समय। और इस देश में जितना इस देश की शिक्षा का बजट है, उससे अधिक फीस के रूप में विदेशी संस्थाओं को इस देश के छात्रों के द्वारा दिया जा रहा है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, विश्वगुरु बनेंगे, इनके लड़के विदेश में जाके पढ़ेंगे, वो विश्वगुरु बनेंगे और विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाएं इस देश में खुलेंगी। और वो इनको जो है वो टेक्निकली इनको क्या पढ़ाएंगी और इनको विश्वगुरु वो आकर के इनको क्या बनाएंगी? ये इनको विश्व का दास बनाएंगी, नौकर बनाएंगी। विश्वगुरु बनने से तो रहे, ये कहने के लिए तो कहते कुछ हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो इतना भयानक है कि एक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज का निर्माण करने वाले संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ करके और जातिवादी और एक पुरानी मानसिकता वाली वो जो खानदानी पैसे की तरफ लोग लौट जाएं और उसी में जीवन यापन तलाशते रहें, ऐसी व्यवस्था लागू करने वाली शिक्षा व्यवस्था ये लागू कर रहे हैं। इसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। और मैं कोई ऐसी समीक्षा नहीं करने जा रहा हूँ कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी अलोकतांत्रिक और ऐसी गलत शिक्षा नीति लागू करने वाली सरकार को बदला जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा नीति को पुनः पटरी पर लाया जा सके। यह शिक्षा प्रणाली पूरी तरह इसको वापस लेने की मांग हम करते रहे हैं, इसकी मांग हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी बात को सुनी नहीं गई। इनके शासनकाल में 10 साल का जो इनका शासनकाल रहा है, तो हमारे दमन का शासनकाल रहा है। इन्होंने हम जहाँ भी हमने आवाज़ उठाई है वहाँ उन्होंने उसका दमन किया है, हमारी बातें सुनी नहीं गई हैं। हम ऐसी एक सरकार चाहते हैं जो हमारी बातें सुने। अगर वो हमारी बात सुनेगी
हमसे हमसे समान स्तर पर वार्ता करेगी, तभी हम उससे कोई उम्मीद कर सकते हैं, तभी हम अपने समाज को लोकतांत्रिक समाज कह सकते हैं। आज यह संकट में है। इस संकट से उभरने के लिए जरूरी है कि वर्तमान बीजेपी सरकार को, जिसको मोदी सरकार के नाम से उनके भक्तगण पुकारते हैं, इसको जल्दी से जल्दी इस चुनाव में खारिज कर दिया जाए और इसको परास्त किया जाए। बिना इसको परास्त किए संवैधानिक मूल्यों की और जो भी हमारे सीमित लोकतांत्रिक अधिकार रहे हैं उनकी भी रक्षा नहीं की जा सकती है। पिछले 10 साल में जो बीजेपी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, तो वो कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं जो आपके दृष्टि में? देखिए, ये इनकी उपलब्धियां तो नहीं तलाशी जा सकती हैं आज के दौर में, क्योंकि इनके समय में जो भी निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों का परिणाम बहुत भयानक रहा है। और यहाँ यह है कि बेरोजगारों की एक ऐसी बड़ी फौज पैदा हुई है 10 सालों में कि जिसको बहुत अधिक उम्मीद इन्होंने जताई थी कि हम आपको क्या दे देंगे और हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और इस उम्मीद पे लोग दौड़ लगा रहे थे। आज स्थिति यह है कि बच्चे दौड़ लगाना भी छोड़ चुके हैं, रोजगार की सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं, पेपर्स लीक हो जाते हैं और उसके पीछे सरकार की मंशा होती है कि उनको रोजगार न दिया जाए। इन्होंने अग्निवीर नाम से 4 साल की नौकरी दी उन नौनिहालों को, और वो जो दौड़ लगाते थे और दौड़ लगाने वाले लड़के गायब हो गए। अब सिर्फ बुजुर्ग जो है अपनी सेहत बनाते हुए नजर आते हैं, विशेषकर पेंशनर्स लोग नजर आते हैं, और नौजवानों को निराश किया है इस सरकार ने पूरी तरह से। और किसी जाति और धर्म को मानने वाला नौजवान हो, आज वह एकजुट है और पूरी तरह निराश है इस सरकार से, और इस सरकार को बदल देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इस सरकार के झूठे वादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती है। तो इसको आप एक तो इनका ये मामला रहा है। दूसरा, इन्होंने जो वादे किए, जो बड़े निर्णय लिए, वह अलोकतांत्रिक थे। चाहे वो ये लॉकडाउन किया हो, इन्होंने लॉकडाउन किया तो भी किसी संविधान समिति, किसी संविधान में उस पर बहस नहीं हुई, कोई संविधान समिति ने उसको पास नहीं किया। किसके आदेश से वह लागू किया गया? प्रधानमंत्री ने इसको घोषित किया। ये आज भी रहस्य के घेरे में है। वह अज्ञात ताकतें कौन सी हैं? नोटबंदी हुई, नोटबंदी में भी संसद को विश्वास में नहीं लिया गया, किसी संसदीय समिति की सिफारिश उसमें नहीं लागू की गई, और उसके पीछे भी कौन ताकतें थी जिनके दबाव में मोदी ने इसको लागू किया और सारे लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। ये सारा कुछ जो था, और उसका परिणाम जो हुआ वो इतना भयानक हुआ कि पूरा समाज आज भी करा रहा है और निराश हो चुका है। और इस सरकार कुछ भी कर सकती है ऐसा जिससे कि पूरे देश में आग लग जाए, पूरा देश ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। और नफरत फैलाने के लिए जिन्होंने लगातार एनआरसी और सीए जैसी नीतियां, जो असंवैधानिक नीतियां थी, उसको लागू किया, इसमें हिंदू मुस्लिम का विभाजन करके और एक दरार पैदा करने की, विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। इसको आप देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से तबाह की गई, प्राइवेट शिक्षकों की जो पूरी टीम है, पूरी जो एक स्थिति है, वो किसी से दूसरे देश में छुपी नहीं है कि प्राइवेट शिक्षकों को खाने भर को नहीं मिलता है। प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति समाज में लगभग सभी पेशों के सबसे बदहाल लोगों में से वो प्राइवेट शिक्षक हैं, जिनके भरोसे आप अपने नौनिहालों को छोड़ देते हैं और उनके पढ़ाए बच्चों से आप उम्मीद करते हैं कि कुछ बहुत हासिल कर लेंगे। जिनके शिक्षकों को आप भरपेट भोजन और भविष्य की थोड़ी सी सुरक्षा भी देने के लिए तैयार नहीं हो, प्राइवेट शिक्षकों की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे हायर जो एजुकेशन के लोग हैं, नेट हैं, JRF हैं, PhD हैं, और प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस में हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ के कॉलेज में हो या ब्रजभूषण शरण सिंह के 100 के लगभग कॉलेज हैं, उनके कॉलेजों में हो, उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है, उनको 12 महीने वेतन नहीं दिया जाता है। और उनसे उन्हीं के बराबर पढ़ाने वाले, उन्हीं की योग्यता रखने वाले यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, थोड़े ठेकेदार किस्म के लोग हैं, उनको 2 लाख और 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती हैं। इतनी भयानक असमानता हायर एजुकेशन के क्षेत्र में है, उच्च शिक्षित और उपाधिधारी क्षेत्र लोगों के क्षेत्र में है। और उसके तरफ उनकी स्थिति कोरोना काल में और बदहाल हुई और इस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं दिया। और उस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी लोग निराश हो चुके हैं और पूरी उम्मीद खो चुके हैं। इससे इस जो नाउमीदी है, वही आज इनके कहा जाए कि सभी क्षेत्रों में जो नाउमीदी है, वही इस सरकार की उपलब्धि है। उसी उपलब्धि पर जितना ढोल बजा लें, या इसी उपलब्धि से बचने के लिए, इसी के मूल्यांकन से बचने के लिए, इस पर बात ना हो, इस पर बचने के लिए ये बार बार मंदिर, मस्जिद और गंगा और जमुना के शरण में जा रहे हैं। हारे को हरिनाम, और जाहिर सी बात है कि इनका राम नाम सत्य होने वाला है। इसमें एक बार अभी एक स्टेटमेंट आया है मोदी जी का, उत्तर प्रदेश से काफी लगाव दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को अपने मीटिंग के दौरान बताए हैं कि कांग्रेस के लोग और सपा के लोग दक्षिण के जो प्रदेश हैं, केरल कर्नाटक साइड के जो प्रदेश हैं, उधर जा करके ये लोग गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को। तो इसके पीछे क्या आपका? गाली दिलवाने का काम तो इनके मित्र लोग सदैव से करते आए हैं। उधर से इनके लोगों ने तो दिल्ली में भी विरोध किया उत्तरी भारत के लोगों का,
इनके लोगों ने बॉम्बे में भी विरोध किया पूरब के लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग गाली दिलवा रहे हैं, कोई दूसरे लोग जाकर के गाली दिलवाने का काम इन्हीं के जो व्यवसायी बंधु लोग हैं और इन्हीं के जो ठेकेदार हैं, वो जो दूसरे प्रांतों के हैं, वो ऐसा करते रहे हैं। क्योंकि पूर्वांचल के लोग तो देश भर में जाकर के निर्माण और मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं, ऐसा कठिन काम करते हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग नहीं कर पाते हैं। अगर ये न हो तो देश का सारा जो संरचनागत निर्माण कार्य है वो ध्वस्त हो जाए, बिना उत्तर के लोगों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बगैर। तो ऐसा नहीं है, यह उनकी मजबूरी है कि वो उनको ये देते हैं, लेकिन ये इस रूप में ध्यान देते हैं कि ये कमजोर, ये मेहनत का काम करते हैं। और इस रूप में बीजेपी एक नंबर पर है जो इनका विरोध करती है। वो कहती है कि अगर आप 4 साल का वो अग्निवीर का कार्यक्रम वो करके आ जाएंगे, अगर नौकरी करके, तो हम अपने ऑफिस में या सेठ जी अपने दरवाजे पर आपको दरवान का काम देंगे प्राथमिकता के स्तर पर। तो ये इस नौजवानों का भविष्य, इससे बड़ा अपमानजनक काम क्या होगा कि उन नौजवानों को जो इस देश की सेवा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको इसके बदले में देश सुरक्षा मिले भविष्य की, और सुरक्षा न दे करके आप उनको सरकारी पैसे से ट्रेनिंग देकर अपने दरवाजे पर दरवान बना के रखना चाहते हैं और सलाम ठुकवाना चाहते हैं। तो जो अभी मैंने आपसे एक बार कहा था, फिर उसको ही कर रहे हैं कि जो मोदी जी स्पीच दिए हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में कि राहुल गांधी और जो अखिलेश जी हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता को दक्षिण प्रदेशों में गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो इस चीज को आप किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या इनकी क्या? देखिए, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति रही है वह हिंदू मुस्लिम विभाजन और इसके नफरत को पैदा करके और इसको उत्तेजना पैदा करके ही इन्होंने पूरी राजनीति की है, और उसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बदले में उन्होंने दुनिया भर में लोगों ने माना है कि ये हिंदू और मुस्लिम नफरत को पैदा करने वाले ऐसे खलनायक हैं कि दुनिया के लोगों ने, विशेषकर अमेरिका ने तो इनको अपने यहाँ प्रवेश पर ही रोक लगा दिया था। आज उनके जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत की जो आग लगाई थी गुजरात में, इसके चलते वहाँ से इनको प्रदेश बदर किया गया था। इनको प्रदेश से बाहर रहने के लिए इनको दंडित किया गया था, तड़ी पार किया गया था। और स्थिति यह है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड चल नहीं पा रहा है इस समय। इतना चल चुका है ये पत्ता इनका कि अब वो चल नहीं पा रहा है, और कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली नफरत अब पैदा नहीं हो पा रही है समाज में। तो इसके लिए अब जातिगत और क्षेत्रगत, जातिवाद और क्षेत्रवाद को इन्होंने विशेष रूप से एजेंडा बनाया हुआ है। क्योंकि अपनी जाति बताते रहते हैं कि मैं नीच जाति का हूँ, लेकिन नीच नहीं हूँ। इनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो कहने के लिए योगी हैं, और योगी की कोई जाति नहीं होती है, वो भी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय होने पर अपने को गर्व महसूस करता हूँ। और जाते हैं तो वो पहले गुजरात मॉडल दिखाते थे, और उत्तर प्रदेश का सबसे भयानक मॉडल कि जो यहाँ एक बार चला है, वो अपने प्रदेश में जा करके कुछ भी कह पाएगा अच्छा, इसके लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार कुछ नहीं बचा हुआ है। वो जाता है तो दक्षिण भारत में कहता है कि हम आपको उत्तर प्रदेश की तरह विकसित बना देंगे, जो खुद ही विकसित हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत उत्तर प्रदेश से विकसित हैं। उन प्रदेशों में जाकर के कहता है कि हम उत्तर प्रदेश बना देंगे। तो ये पहले जो हिंदू मुस्लिम राजनीति करते थे और उसकी नफरत पैदा करते थे, वो जातियों में इन्होंने बांटा। उसके बाद से क्षेत्रवाद को भी, क्षेत्रवाद का भी सहारा ले रहे हैं। जहां जाते हैं उस प्रदेश को कहते हैं कि हम आपको 1 नंबर पर ले आएंगे प्रदेश, देश भर में। तो सारे प्रदेशों में जाकर कहते हैं हम आपको 1 नंबर पर ले आएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर सभी 1 नंबर पर आएंगे, सबके अंक को आप पुष्ट करने जा रहे हैं, तो 2 नंबर पर 3 नंबर पर कौन आएगा? क्यों नहीं कहते हैं कि देश एक है और हम एक साथ इसको विकसित करना चाहते हैं? ऐसा तो आपको नहीं कहना होना चाहिए। आप तो नहीं कहते हैं कि हम सबको समान शिक्षा देने जा रहे हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि हम न्यूनतम वेतन आपको मुहैया कराएंगे। आप ये नहीं कह रहे हैं कि देश भर में हम सारे श्रमिकों को 8 घंटे काम करने के एवज में पूरी सुरक्षा लागू कराएंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कराएंगे। सिर्फ सरकारी सेक्टर में ही आपको सरकारी सेक्टर को खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन सरकारी सेक्टर में ही सुरक्षा देना आपका काम नहीं है। निजी क्षेत्र में भी, निजी कंपनियां भी जो काम करा रही हैं, उन मजदूरों को सुरक्षा देना भी आपके श्रम कानूनों के जिम्मे होना चाहिए। इन श्रम कानूनों को आप में ढील दे रहे हैं, जिनको खत्म कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके प्रिय देश, जो आपके दोस्तों के देश हैं, उन देशों में जो घर में नौकर का काम करने वाले और गाड़ी का ड्राइवर का काम करने वाले व्यक्तिगत लोग हैं, उनको भी न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। आप अपने देश में कहिए कि हम भी न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराएंगे इनको। आपने दुनिया के विकसित देशों के मजदूरों के बराबर मजदूरी यहाँ के ढेर सारे प्रोफेसरों की, इंजीनियरों की, नौकरशाहों की सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन आप मजदूरों को उनके बराबर की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं जो वहाँ के मजदूरों को सुविधाएं हासिल हैं? इसके लिए तो आप कभी वादा नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत ही छिछले स्तर पर, अब बहुत ही संकीर्ण दायरे में जा करके
और एक नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये तो आप पर मेहरबान है यहाँ का चुनाव आयोग कि आपके उस नफरती बयानों पर आपको कोई नोटिस तक नहीं देता है, और यहाँ तक कि आप जब नफरत की बात करते हैं तो जेपी नड्डा साहब को नोटिस देता है कि बोलिए ऐसा आपके प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े सुंदर और सुकोमल हैं, वो तो ऐसा कभी कुछ नहीं करते हैं, और बात खत्म हो जाती है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं बहुत भयावह हैं, और यह नफरत का कारोबार नहीं चलने वाला है, और पूरे देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है, और देश की जनता इस नफरत के वातावरण से उभरना चाहती है, और इस सरकार को परास्त करके वो इसका बदला लेना चाहती है, और वो आपको दिखाई देगा आगे वाले दिनों। जैसा कि आप लोगों ने सुना, और पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल का समरी भी आप लोगों ने देखा, और अगर वास्तव में ऐसा दिख रहा है तो वाकई भयावह स्थिति है। और ये 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होना चाहिए इन लोगों के हिसाब से, मोदी के हिसाब से, जो भारत के प्रति जागरूक और सेंसिटिव लोग हैं, वो अभी यह मान चुके हैं कि 2024 का चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, ये भारत की दिशा और दशा दोनों को ही तय करेगा। इसलिए इस बार जिसको भी वोट करें, जिस पार्टी को का भी चयन करें, सोच समझ के करें, इस बार मतदान निश्चित ही करें, अन्यथा कल को आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीजों को देखते हुए सही व्यक्ति को चुने, सही पार्टी को चुने, मतदान अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।